कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक 1 to 8 तक कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जा करके आप वो देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, है ना। अरविंद ये लड़का है बेटा। अरविंद को एक बार मौका मिला अपने स्कूल प्ले में राजा बनने का, है ना। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च। उसको लगा था कि मैं एकदम बढ़िया अच्छे कपड़ों के अंदर मार्च करूँगा, अपनी तलवार को लहराता हुआ, मूँछों पे अपनी ताव देता हुआ, अच्छी सी पोशाक पहन के एकदम गंभीरता के साथ। बट उसको एक सरप्राइज़ लगा। इमेजिन इज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले वीणा एंड रिसाइट पोएट्री। तो उसको थोड़ा सा धक्का लगा कि भाई ये सारे काम तो मुझे करने ही है, मगर मुझे बैठ करके वहाँ पे पोएम भी बोलनी है और जो है वीणा बजानी है। वीणा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आज भी बजाया जाता है। तो यहाँ पे उसको लगा यार म्यूजिशियन किंग भी हो सकता है। अब कौन हो सकता है वो, आज उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। ये सारे वर्ड्स जो सोलमली होता है बेटा, एकदम स्टाइल में, मतलब आप कह सकते हो एकदम स्प्लेंडिड वे के अंदर, है ना। स्प्लेंडिड रोब्स का मतलब चमकदार, शानदार, शाही पोशाक आप कह सकते हो। और ट्विर्ल इज मुस्टैचीज का मतलब है कि अपनी मूँछों पे ताव देता हुआ ऊपर की तरफ जो घुमाते रहते हैं ना, और अपनी तलवार को घुमाता हुआ। गस्टो भी स्टाइल ही होता है बेटा। तो आज उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति होता है बेटा किसी की प्रशंसा में जो चीज़ लिखी गई हो, है ना। अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। तो किस राजा को प्ले कर रहा था बेटा, समुद्रगुप्त को प्ले कर रहा था, है ना। ए फेमस रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी नोन एज गुप्ता। तो यहाँ पे गुप्ता करके एक डायनेस्टी आती है, गुप्त डायनेस्टी जिसे बोला जाता है। उसके कई सारे राजाओं के बारे में हम जानते हैं ना। चंद्रगुप्त, जैसे एक राजा उनका हुआ चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और ये समुद्रगुप्त, सबके लास्ट में गुप्त करके लिखा हुआ है ना। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन अशोकन पिलर। तो ये देखो एट इलाहाबाद। इलाहाबाद का भी नाम प्रयागराज है, जो कहाँ पे बेटा, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के अंदर जो तो ये देखो इसने खुद से मतलब अपना पिलर नहीं लगवाया। ये बंदा जो है अशोक के पिलर था। अशोक उस टाइम पे लिख के पिलर बनवा के अपना गया था, उसी पिलर के ऊपर इसने अपना लेख लिखवा दिया, है ना। और ये लेख लिखा किसने है बेटा, इसका एक दरबारी कवि था और इसका एक मंत्री भी था जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने जो है यहाँ पे एक लेख लिखवाया है ना। मतलब इंस्क्रिप्शन का आप समझते हो, जब पत्थर के ऊपर लिखा जाता है कुरेद कुरेद के, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। इंस्क्राइब कर दिया उसके ऊपर। वॉज ए पोइट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो ये जो बंदा था ये उसके दरबार के अंदर एक पोइट था और उसका एक मिनिस्टर भी था समुद्रगुप्त के दरबार के अंदर। तो उसने अपने राजा की प्रशस्ति, प्रशंसा में, प्रशंसा मतलब प्रेज के अंदर खूब लंबा सा एक लेख लिखवा रखा है, बहुत बढ़िया संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। इसको प्रशस्ति बोला जाता है बेटा। एक संस्कृत का वर्ड है प्रशस्ति, जिसका मतलब क्या होता है, इन प्रेज ऑफ। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब जिसकी तारीफ में लिखा गया है, किसी की तारीफ में लिखा गया एक लेख। While Prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter number 8, such as गौतमीपुत्र सतकर्णी, है ना। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी जो था एक सातवाहन राजा हुआ था, है ना। उसकी प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ था बेटा, उसकी माँ ने लेख लिखवाया था उसकी प्रेज के अंदर, प्रशस्ति के अंदर, प्रशंसा के अंदर। माँ का नाम क्या था, गौतमी वल्लभ श्री, है ना। ये लोग अपनी माँ का नाम यूज़ करते थे अपने नाम से पहले, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब गौतमी का बेटा है सतकर्णी, है ना। सातकर्णी से बोला जाता है। वाइल प्रशस्तीज वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स। अच्छा ये हो गया बेटा यहाँ पे। दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास। तो ये तो पहले भी होता आ रहा था, प्रशस्ति लिखी जा रही थी, मगर अभी यहाँ पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये। गुप्तास के टाइम पे तो एकदम खूब धड़ल्ले से लिखी जाने लगी है। तो यहाँ आ गया समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति लिखी हुई है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज ए वॉरियर, एज ए किंग हु ओन विक्ट्रीज इन बैटल्स, हु वाज लर्नड एंड बेस्ट ऑफ पोएट्स। ही इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गुड। ये देखो भाई, उसने तो तारीफों के पुली बांध दी है उसके मंत्री ने, है ना। वो कह रहे भाई ये तो भगवान के समान है। माना भी जाता था पहले राजाओं को, जो है ना, वो अपना इस टाइप से दिखाते, कोई उनके खिलाफ विद्रोह ना कर पाए कि भाई राजा के खिलाफ विद्रोह करना है तो आप साक्षात जो है भगवान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, तो सब लोग पीछे हट जाते थे भाई।
तो इस टाइप का एक ओरा उनका बनाया जाता था। तो यहाँ ये खूब तारीफ़ें करते थे, है ना। क्यों तारीफ़ें करते थे भाई? इनको माल मिलता था, ज़मीन मिलती थी, सोना मिलता था, महाराज की तारीफ़ करने में तो दिक्कत क्या है इनको। He is also described as equal to the gods. The Prashasti was composed in very long sentences. He is a part of one such sentence. तो एक पार्ट उस सेंटेंस का हम लोग अभी देखते हैं। ये देखो प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है बेटा, उसको पढ़ाई करते हैं। समुद्रगुप्ता द वॉरियर, है ना, हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कवर्ड विद plenteous beauty of marks of hundreds of scars cast by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, sword, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, many other weapons। तो कह रहा है भाई उसकी जो है उसका पूरा शरीर एकदम चमकदार था, सुंदर था, बहुत सुंदर शरीर का वो मालिक था। हो सकता है वो रहा भी हो। उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे घाव थे बेटा, जो उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसमें उसे लगे होंगे, है ना, सब स्कार्स बने हुए थे उसकी। बोलता वो सब उसकी ब्यूटी को बढ़ाते थे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका जो महाराज था, खूब सारी बैटल्स उसने विन की थी। व्हाट डज दिस डिस्क्रिप्शंस टेल यू अबाउट द किंग एंड आल्सो अबाउट हाउ किंग्स फोर्ट वार्स, है ना। तो बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई खूब लड़ाइयाँ इस बंदे ने लड़ी हुई थी बेटा, बहुत सारी उसने जीती हुई थी। If you look at map 7 page 87, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashasti. Here Harisena, जो उसका दरबारी कवि था, describes 4 different kind of rulers and tell us about समुद्रगुप्ता's policies towards them। तो 4 different type के राजास के बारे में बताता है, और समुद्रगुप्त की उनके लिए क्या पॉलिसीज़ थी, उनके लिए क्या वो जो है चीज़ें अपनाता था, उसके बारे में बताया गया। अभी ये नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर वही आपको दिखाई देगा। वो कहता है रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, है ना। थोड़ा सा एक बार पहले मैप देख लेते हैं बेटा, मैप से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिकली इंडिया का मैप दिखा रखा है इन्होंने, है ना। तो कहता है भाई ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको आर्यवर्त बोलते हैं। इसमें तो जो राजा थे समुद्रगुप्त ने उन सबको हटा दिया, है ना, मार पीट के उनको भगा दिया, कॉमन मैन बना दिया, उनका राजपाट छीन लिया और अपने अंडर कर लिया। ये एरिया तो डायरेक्ट उसके अंडर था। फिर उसके बोलता है कि वो साउथ की तरफ उसने लड़ाई लड़नी शुरू की, और ये जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं साउथ के अंदर, ये बढ़ता हुआ चला गया, और इनके साथ उसका युद्ध हुआ, इन छोटे छोटे राजाओं के साथ। इन सब ने हार मान ली और राजा को जो है अपना गिफ्ट वगैरह दे करके उसे खुश कर दिया। समुद्रगुप्त ने इनको छोड़ दिया, भाई ठीक है तुम मुझे गिफ्ट देते रहना टाइम टू टाइम, और जो है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम अपने राज्य में राज करते रहो, है ना। फिर इसके बारे में बोलता है बेटा, है ना, ये इसको इनर सर्कल करके वो बताता है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बोलता है ये राजा जो थे ये भी समुद्रगुप्त का कहना मानते थे, उसको गिफ्ट देते थे, उसके दरबार में आके हाजिरी लगाते थे। और ये जो आउटर वाला जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये उसके एरिया से बाहर था, मगर वो कह रहे हैं ये राजा भी जो है उसको खुश करने के लिए इनकी लड़कियों की शादी उसके साथ कर देते थे, और भी नजराने वो पेश करते थे। तो उसी के बारे में भी पढ़ते हैं हम, पिछले पेज पे आ जाते हैं। द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, आर्यावर्त मैंने बताया, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हेयर देर वर 9 रूलर्स, है ना। यहाँ पे वो बोलता है कि 9 रूलर्स थे भाई, याद रखना, 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड, अपरूटेड मतलब उनको हटा दिया वहाँ से, अपनी ज़मीन से उखाड़ फेंका उसने। एंड देयर किंगडम्स वर मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर, उसको तो उसने डायरेक्टली अपने एम्पायर में मिला लिया है ना। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, उसको जो मैंने कहा साउथ की तरफ वो गया था, छोटे छोटे डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे थे, तो उसने दक्षिण की तरफ लड़ाई लड़नी स्टार्ट की। हेयर देयर वर 12 रूलर्स, बेटा यहाँ पे 12 रूलर्स थे। सम ऑफ हुज कैपिटल्स are marked with red dots on the map. They surrendered to समुद्रगुप्ता after being defeated and he then allowed them to rule again। तो इनको भी उसने पीटा था, लड़ाई में हरा दिया था, और लड़ाई में हराने के बाद फिर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया भाई, तो राजा उसने समुद्रगुप्त ने उनको माफ़ कर दिया, ठीक है तुम अपनी जगह पे राज करते रहो, है ना। डायरेक्टली उनके ऊपर कब्जा नहीं किया, जैसे आर्यवर्त वाले तो सारे राजाओं को हटा के भगा ही दिया और अपने अंदर मिला लिया उनके राज्य को, मगर यहाँ पे उन राज्यों को उसने मिलाया नहीं जो 12 राज्य थे,
उनको सिर्फ हरा करके छोड़ दिया गिफ्ट वगैरह ले करके। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, है ना, नेपाल एंड ए नंबर ऑफ घना संघ हमने पढ़े थे, जहाँ छोटे छोटे कई राजाओं का राज होता था जो मिल बैठ करके अपनी एक सभा के द्वारा सारे निर्णय लिया करते थे। बेसिकली आज की डेमोक्रेसी टाइप का आप थोड़ा सा मान सकते हो। इन नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑफ द मैप दे ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड डिड हिज कोड। तो कह रहे कि ये जो पर्पल कलर के अंदर अभी मैप में हमने देखा था, फिर से भी देख लेंगे, ये सब उसका कहना मानते थे, उसको गिफ्ट वगैरह देते थे और उसकी कोर्ट में आगे हाजिरी बजाते थे, है ना। द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ कुशान्स एंड शक जो रूलर थे, एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। तो कह रहे कि भाई ये जो बाहर वाले देशों के थे, जो शक और कुषाण की जगह पे जो लोग आए थे, ये लोग भी उसका कहना मानना करते थे, है ना, और अपनी लड़कियों की शादी उसके लिए उसके साथ कर देते थे। अभी वो यहाँ पे क्या कहने की बात कर रहे हैं बेटा, ये देखो, ये जो यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे राजा आराम से बैठा हुआ और ये इसके हाथ में ये वीणा है, वीणा। तो वीणा एक मतलब यंत्र, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह लो, वो बजाते हुए उसको दिखाया गया है। ये उसका गोल्ड कॉइन है जिसका उल्टा और सीधा भाग जो है दिखा रखा है आपको। वो कह रहा है फाइंड प्रयाग, द ओल्ड नेम इज़ इलाहाबाद, है ना, अभी नया नाम भी उसका प्रयागराज हो गया, अभी पुराना नाम इलाहाबाद आप मान लो, है ना। मुसलमानों ने उसको, जब मुस्लिम रूलर्स आए, जो मुगल्स आए, उन्होंने प्रयागराज का नाम, प्रयाग का नाम चेंज करके इलाहाबाद कर दिया था। अभी दोबारा से उसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो हमें पता पटना को बोलते हैं। ऑन द मैप दीज वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता रूलर्स। वट was the difference between the way in which Samudragupta treated the rulers of Aryavarta and Dakshinapथ? Can you suggest any reasons for this difference? पहली चीज़ तो क्या बोल रहा है बेटा कि पाटलिपुत्र, ये तो पाटलिपुत्र रहा भाई, ये उज्जैन रहा, है ना, और ये प्रयाग। तो बोलता है ये इनके कभी कैपिटल ये रहती थी, कभी ये प्रयागराज रह जाती थी, कभी उज्जैन हो जाती थी, फिर लास्ट में इनकी कैपिटल जो है उज्जैन में शिफ्ट होगी। तो इनके मेन इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे गुप्ता के, है ना। दूसरा वो बोल रहा है भाई आर्यावर्त और इनके बीच में क्या फ़र्क था, ये जो साउथ वाले जीता था। आर्यावर्त को तो भाई उखाड़ ही फेंका, जितने भी राजा, 9 राजा जो इसके अंदर थे, और अपने अंडर मिला लिया, उनका तो ख़त्म ही कर दिया। यहाँ पे जो 12 राज्य थे साउथ के अंदर, इन सब को इसने जीता था, मगर इनको छोड़ दिया था कि भाई तुम राज करते रहो, मुझे सिर्फ ट्रिब्यूट देते रहना, है ना। फिर ये हमने इनर सर्कल, आउटर सर्कल, ये सारा हमने पढ़ ही लिया है बेटा। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। साउथ के अंदर अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। साउथ में पहले तो बेटा हमने पढ़ा था चेर, चोल और पांड्या। ये चेर हो गए, चोल हो गए और ये पांड्या हो गए। अब इनकी जगह जो है, जगह ले ली चालुक्य करके एक बड़ा राजघराना आ गया, और पल्लव आ गए बेटा यहाँ पे। चालुक्यों की जो कैपिटल थी वो हेओल थी, और जो पल्लवों की कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी जीनोलॉजीज क्या होती है बेटा, जैसे फैमिली ट्री आप कह सकते हो, है ना, मतलब आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उसके बारे में बताया जाता है ना। तो आप कह सकते हो फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री के बारे में बेसिकली बताया जा रहा है ना। मोस्ट प्रशस्ति इज आल्सो मेंशन्स द एंसीस्टर्स ऑफ द रूलर्स, है ना। तो ये लोग जैसे शुरुआत करते थे, मेरे परदादा ये थे महान, मेरे दादा महान, मेरे पिताजी महान, फिर मैं महान। तो इस टाइप से वो अपने परिवार का पूरा बताते थे, ये महाराज हुए, ये हुए, ये हुए, उनके पुत्र ये हुए, यशस्वी पुत्र ये हुए। इस टाइप से करके उनको जीनोलॉजीज बोला जाता है ना। जैसे आप अपने परदादा, दादा, फिर पिताजी अपने बारे में बताओगे, उसको मतलब एक फैमिली की हिस्ट्री जैसे बता रहे हो आप, उसको बोला जाता है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, है ना। तो उसके सारे परिवार के बारे में बता दिया है इस प्रशस्ति के अंदर भी। इस मदर का, उसकी मदर का नाम बेटा कुमार देवी था, बिलोंग टू द लिच्छवी गण। तो ये लिच्छवी, लिच्छवी राज्य की एक राजकुमारी थी, आप कह सकते हो। लिच्छवी जो हम
घना संघ था वो भी, मतलब जो डेमोक्रेसी वाला हमने बताया था एक, तो राज्य हुआ करते थे घना संघ। घना संघ हमने पढ़ा था ना, घन जिनको बोला जाता था, संघ जिसको बोल दिया जाता था, जहाँ छोटे छोटे राजाओं का होता था। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो उसके पिता जो चंद्रगुप्त नाम था उनका, उन्होंने पहली बार महाराजा धीराज का जो है टाइटल लगाया था, है ना। जैसे कोई बादशाह लगाता है, कोई सुल्तान लगाता है, महाराजा धीराज इन्होंने लिया था। समुद्रगुप्त का भी यही महाराजा धीराज टाइटल था बेटा। वो कहने का मतलब ये आपको बताना चाह रहा है, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे और ग्रैंडफादर थे वो सिंपली महाराज यूज़ किया करते थे। मतलब वो छोटे राजा थे, मगर ये लोग बड़े राजा हो गए, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त उसका बेटा। तो ये महाराजा धीराज, मतलब इनका एक इलाका बड़ा हो गया, कई छोटे छोटे राजाओं के ऊपर इनका कब्जा हो गया, तो ये अपने आप को महाराजा धीराज बुलाते थे। और जो इनके पिता जो मतलब दादा परदादा हुए, वो तब तक छोटे राजा थे, तो वो अपना महाराज ही लिख के खुश होते थे वो बेसिकली। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू द इम्पोर्टेंस, है ना। वो पहले तो बताया छोटे राजा थे, फिर वो बड़े हो गए। अरेंज दिस टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराजा, धीराज एंड महाराजा। तो क्या होगी बेटा, अगर आप इनको अरेंज करने लगोगे, है ना, तो सबसे फर्स्ट पे तो महाराजा धीराज आ जाएगा। फिर आ जाएगा महाराज, तीसरे नंबर पे राजा आ जाएगा। राजा इनमें सबसे छोटा है ना। अगर आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, तो जो महाराजा धीराज है वो नंबर 1 पे आ जाएगा, महाराज जो है वो नंबर 2 पे आ जाएगा, और राजा जो है वो नंबर 3 पे आ जाएगा। और ये नंबर 1 2 3 इस टाइप से आएंगे, 1 2 3। मतलब राजा जो है वो सबसे छोटा है, फिर महाराजा है, फिर महाराजा धीराज आ जाता है ना। Samudragupta in turn figures in genealogies list of ancestors of later rulers of dynasty such as his son चंद्रगुप्त टू। तो एक तो चंद्रगुप्त उसके पिताजी का नाम था, इसके बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त था, इसलिए उसको हम चंद्रगुप्त टू बोलते हैं। तो अभी समुद्रगुप्त तो मर गया, उसका बेटा प्रशस्ति लिखवाने लग गया बेटा, तो उसमें भी फिर वो अपने समुद्रगुप्त का नाम भी आने लग गया कि मेरे पिताजी ये थे, दादा उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी, इस टाइप से। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कोइन। तो चंद्रगुप्त टू के बारे में हम खूब जानते हैं, उसके भी बहुत सारे सिक्के मिले हैं और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ शक शासक हुए थे, या जो शका यहाँ पे इनको बोला जाता है इंग्लिश में, उनको उखाड़ फेंका उसने इंडिया से सदा के लिए। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव्स हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपल, अबाउट सम ऑफ देम यू विल रीड इन चैप्टर नंबर 10। तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हुआ करते थे उसकी कोर्ट के अंदर भी, चैप्टर नंबर 10 में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो मेन जो थे बेटा वो कालिदास थे, जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत के जो है ड्रामाज लिखे हैं ना, नाटक लिखे हैं। बहुत सारे उनके मतलब संस्कृत के काव्य हमें मिलते हैं, बहुत शानदार, मतलब आप कह सकते हो सबसे प्रख्यात पंडित थे वो संस्कृत लैंग्वेज के। और एक आर्यभट्टा है ना, आर्यभट्टा तो हमें पता ही है, साइंटिस्ट थे वो, है ना। जो हमने फर्स्ट, इंडिया ने जो फर्स्ट सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम आर्यभट्टा ही था। और भी बहुत सारे थे, मैं बस इतना ही आपको चलो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, विक्रम संवत। बेटा विक्रम संवत क्या होता है, एक कैलेंडर होता है ना, इंडियन कैलेंडर को जो है संवत बोला जाता है, हिंदी में कैलेंडर को संवत बोलते हैं, विक्रम संवत। तो ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत की जो स्टार्ट थी इंडियन कैलेंडर, ये जो था एक शक संवत और एक विक्रम संवत, हम इनको जानते हैं। 58 BC बिफोर कॉमन इरा, बिफोर क्राइस्ट हम इसे बोल सकते हैं। इस ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग। तो ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त टू ने जो है इसको स्टार्ट किया था, और उसने शक को जो है हटा के मार के यहाँ से भगा दिया था। उसके एवज में एक नए कैलेंडर की शुरुआत की थी जिसको विक्रम संवत बोला जाता है, उसी के नाम पे इस चीज़ को बोला जाता है।
अभी यहाँ हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा। हर्षवर्धन जो है इनके बाद आया था, गुप्ताज का जब रूल ख़त्म हो गया तो उसके बाद हर्षवर्धन आया था। तो उसके बारे में भी एक जो है प्रशस्ति तो नहीं आप कह सकते हो, बुक लिखी हुई है। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होती है मैं अपने बारे में खुद अपनी कहानी लिख रहा हूँ, अपने जीवन के ऊपर लिख रहा हूँ, है ना। महात्मा गांधी ने खुद लिखी थी, नेहरू ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसी टाइप से आप खुद अपने ऊपर एक बुक लिख रहे हो, उसको ऑटोग्राफी बोलते हैं बेटा, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और बायोग्राफी का मतलब होता है कोई दूसरा, आप इतने महान हो, आपके ऊपर कोई स्टोरी या कोई बुक लिखी जाती है, उसको बायोग्राफी लिखा जाता है। तो एक बाण भट्ट करके एक जो है कवि हुआ है, उसने हरिश्चरित्र नाम के जो है एक बुक लिखी है, जिसके अंदर उसने हर्षवर्धन के बारे में बताया हुआ है। वाइल वी कैन learn about Gupta rulers from their inscriptions and coin, we can find out about some kings from biographies। तो है ना, बायोग्राफीज से हमें इसके बारे में पता चलता है। हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago was one such ruler। he is court poet, तो जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाण भट्ट, है ना। तो बाण भट्ट जी ने जो है एक किताब लिखी थी बेटा आपने महाराज की प्रशस्ति में, महाराज के गुणगान करने के लिए, उसका नाम है हर्षचरित्र। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, हु हैज़ रिटन दिस हरिश्चरित्र। तो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी बेटा, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। दिस गिव्स अस द जिनोलॉजीज ऑफ हर्षा। तो उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया गया है ना, एंड सिस्टर्स कौन थे, उसके दादा परदादा पिताजी कौन थे। एंड एंड्स विद द बिकमिंग ऑफ किंग। तो जब वो राजा बन जाता है तब ये बायोग्राफी ख़त्म हो जाती है ना। उसके बाद भी उसने बहुत सारे काम किए, मगर वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हो सकता है बाण भट्ट मर गया हो या कुछ भी रहा हो। जुएनजेंग एक जो था बेटा चाइनीज़ ट्रैवलर था, जो इंडिया के अंदर उस टाइम, इसके जब ये राज कर रहा था उस टाइम पे वो इंडिया के अंदर घूमने के लिए आया था। घूमने के वो बदले की रिसर्च करने के लिए आया था बुद्धिज़्म के ऊपर, चाइना से चल करके। अबाउट whom you read in chapter number 8 also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw। तो उसके बारे में खूब सारी बातें लिख के गया है जो चाइना का ट्रैवलर था। इससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में पता चलता है। हर्षा वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर एंड बिकेम किंग ऑफ थानेसर। तो सबसे बड़ा बेटा नहीं था बेटा हर्षा, उससे उससे बड़ा जो था इसका एक भाई था, जिसका नाम क्या था, अच्छा उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, राज्यवर्धन। हाँ, राज्यवर्धन नाम था इसके भाई का। तो इसके जब पिताजी की डेथ हुई तो थानेसर एक जगह है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ के इसके पिताजी राजा हुआ करते थे। पिताजी की डेथ हो गई बीमार होकर के, तो इसका भाई राज्यवर्धन जो है वो राजा बना। फिर राज्यवर्धन एक बार लड़ाई लड़ने के लिए गया था, तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन को राजा बना दिया जाता है, बहुत छोटी उम्र में ही, है ना। हिज ब्रदर इन लॉ वाज रूलर ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज एक जगह है यूपी के अंदर, वहाँ का इसका जो आप कह सकते हो जीजा जी थे, है ना। इसकी बहन की शादी कर रखी थी वहाँ पे, राजश्री इसकी बहन का नाम था। तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ही वॉज किल्ड बाय रूलर ऑफ बंगाल। तो बंगाल का एक राजा हुआ करता था, उसने लड़ाई में इसके जीजा की हत्या कर दी। तो ये उसका बदला लेने के लिए वहाँ से आया। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो ये उसका मुकाबला करने के लिए हर्षवर्धन जो है थानेसर से चल करके और इधर आ गया कन्नौज में। तो ये गॉर्ड नरेश जो था बंगाल का जो राजा था उस टाइम यहाँ से भाग गया, तो उसने उसका पीछा किया और बंगाल में जा करके उसके साथ लड़ाई लड़ी। Although he was successful in east and conquered Magda and probably Bengal also, he was not as successful elsewhere। तो ये देखो भाई, ये चलता हुआ यहाँ से हरियाणा से चलता हुआ गया यूपी, यूपी के बाद जो है आप कह सकते हो बिहार, झारखंड, बंगाल। तो इस पूरे इलाके को तो इसने जीत लिया, मगर जैसे ही इसने साउथ की तरफ बढ़ने की कोशिश की, नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन जो आप कह सकते हो सेंट्रल इंडिया में घुसने की कोशिश की, तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था जो चालुक्य डायनेस्टी का था। इसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, है ना। ये सेकंड क्यों लगा हुआ रहता है बेटा? क्योंकि फर्स्ट भी कोई पुलकेशिन रहा हुआ है। तो ये जो पुलकेशिन सेकंड था, इस बंदे के साथ इसकी लड़ाई हुई और इसको आगे नहीं बढ़ने दिया उसने साउथ इंडिया के अंदर, है ना। लुक एट द political मैप ऑफ इंडिया एंड लिस्ट द प्रेजेंट डे स्टेट्स विच हर्षवर्धन पास थ्रू व्हेन ही वेंट टू बंगाल एंड अप टू नर्मदा। तो वही देखो, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। वो था हरियाणा से चलेगा तो यूपी, यूपी के बाद बिहार, झारखंड, मॉडर्न डे में तो झारखंड है, फिर उसके बाद बंगाल में वो चला जाएगा। और बंगाल का मतलब ये आज अपना जो
बंगाल है वो वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहे हम, बंगाल मतलब पूरा बंगाल, अनडिवाइडेड इंडिया का जो आजकल बांग्लादेश है वो भी पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। और अगर वो साउथ की तरफ चलेगा तो बेटा मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद वो आगे जैसे ही बढ़ने लगा तो वहाँ पे उसको रोक दिया गया है ना, यूपी से आगे जैसे ही बढ़ा। अभी देखो साउथ इंडिया में हम थोड़ा सा आ जाते हैं। अभी साउथ इंडिया में बेटा पहले हमने पढ़ा था 3 राजाओं के बारे में ना, जो मेन हुआ करते थे। एक को चोला बोला जाता था, एक को क्या बोला जाता था, चोला बोला जाता था, है ना। दूसरे वाले को क्या बोला जाता था, चेरा। और एक थे पांड्या, है ना। तो चोल जो थे तमिलनाडु में बेटा रूल करते थे, पांड्या भी जो एकदम साउथ इंडिया के अंदर बिल्कुल जो कन्याकुमारी वाला पोर्शन आप कह सकते हो वहाँ रूल करते थे, और चेरा जो है केरला के अंदर रूल किया करते थे। अब इनकी जगह जो है दूसरे बंदे हैं, दूसरे राजघराने आ गए जिनका नाम है पल्लव, चालुक्य एंड, अच्छा ये पुलकेशिन तो चालुक्य का ही था। तो पल्लव और चालुक्यों के बारे में आज पढ़ेंगे जो इनकी जगह लेते जा रहे थे। अब ये इंपॉर्टेंट जो है किंगडम्स एम्पायर्स हो गए थे, है ना। द पल्लव एंड चालुक्याज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम ये चोला चेरा पांड्या जो है कमज़ोर हो गए थे, पल्लव और चालुक्य आ गए थे इनकी जगह पे, है ना। द किंगडम ऑफ पल्लव पल्लव स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु में है बेटा, अभी हम मैप में भी देखेंगे, टू द कावेरी डेल्टा, है ना। वाइल द चालुक्य सेंटर्ड अराउंड रायचूर दोआब। दोआब बेटा दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है ना उसको दोआब बोला जाता है, काफ़ी फर्टाइल इलाका इसे माना जाता है। बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ए होल इनकी राजधानी का नाम था बेटा, चालुक्य की राजधानी का नाम। वॉज इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर वाइल ए नंबर ऑफ टेम्पल्स, विद ए नंबर ऑफ टेम्पल्स। तो ये खूब ट्रेडिंग सेंटर तो ये था ही बेटा, है ना, कैपिटल सिटी इसको बनाया था। और ये एक रिलीजियस सेंटर भी बन गया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खूब सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। द पल्लव्स एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडिड वन अदर लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी विच वर प्रोस्परस टाउन्स। तो आपस में ही लड़ते रहते थे बेटा इंडिया के अंदर, यही सबसे ख़राब बात रही है। एक राजा दूसरे के साथ आपस में वहीं उलझे हुए रहते थे, और कैपिटल सिटी जो कांचीपुरम के ऊपर हमला कर देते थे, कांचीपुरम वाले जो है ये होल के ऊपर जाके हमला कर देते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम कैसे जानते हैं, उसकी भी प्रशस्ति के अंदर जो है वो एक बंदे ने इंस्क्राइब करवा रखा है ना, उसके लिए भी एक प्रशस्ति लिखी गई है। बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। तो यहाँ पे बेटा इसके बारे में रवि कीर्ति इसका एक कोर्ट पोएट था, है ना। तो उसने एक अपना प्रशस्ति लिखवा रखी, मेरे महाराज ऐसे थे, ये था वो था। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स हु आर ट्रेस बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। पुलकेशिन एविडेंटली गोट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो पुलकेशिन छोटा था बेटा, उसके पिताजी की डेथ होगी तो उसके चाचा ने जो है राज्य पर कब्जा कर लिया, मगर बाद में पुलकेशिन ने उससे अपना राज्य वापस ले लिया था, छीन लिया था आप कह सकते हो। तो रवि कीर्ति ने भी उसकी जीनोलॉजी बता रखी है, फैमिली एंसिस्टर्स कौन थे, पिताजी ये थे, है ना, दादा वो थे, परदादा वो थे, पिताजी ये थे, इस टाइप से करके 4 जनरेशन्स के बारे में बता रखा है बेसिकली पुलकेशिन के बारे में। ये देखो रवि कीर्ति ने क्या किया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट बिसाइड। तो उसने तो समुद्र के किनारे किनारे जो है वेस्ट में भी ईस्ट में भी दोनों तरफ जो है अपने राज्य का विस्तार किया। बिसाइड ही चेक द एडवांसेज ऑफ हर्षा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से हमें उनके बारे में पता चलता है कि भाई हर्षवर्धन और इसके बीच में लड़ाई हुई थी, है ना। हर्षवर्धन उस टाइम इंपॉर्टेंट राजा हुआ करता था नॉर्थ इंडिया का, और पुलकेशिन साउथ इंडिया का हुआ करता है। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। वो कहता है भाई हर्ष हैप्पीनेस ही होता है उसका, खुशी मतलब ही होता है। वो बोलता है कि जब उसने नर्मदा को क्रॉस करने की कोशिश की तो उसकी खुशी गायब हो गई, है ना। द पोएट सेज दैट आफ्टर इज डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। ये कह रहा है कि भाई हर्ष हार गया था, मगर बाकी जगह से हमें ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि हर्ष हारा था। मगर इस बंदे ने अपने मालिक की जो प्रशस्ति के अंदर है ना तारीफ के पुल बांध रखे, उसमें कह रखा हर्षा को उसने हरा दिया। पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लव किंग, है ना, पल्लव के ऊपर कांचीपुरम पे उसने हमला किया। हु टुक शेल्टर्स बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम।
उनकी राजधानी पे हमला किया उसने। बट द चालुक्याज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, अल्टीमेटली बोथ पल्लव एंड चालुक्याज गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टीज। देखो चोला फिर से उभर करके आगे बेटा, पहले भी चोल हुआ करते थे मगर फिर में जो है फिर से इनको पल्लव को और चालुक्याज को हटा करके चोल और राष्ट्रकूट जो है ये दो नई डायनेस्टी अभी फिर उभर करके आ गई है। Who are the other rulers who tried to control the coast and why? चलो अब ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक बार मैप देख लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। मैंने बता तो दिया था वैसे, फिर भी ये देखो साउथ इंडिया का है ना। यहाँ तो ये पल्लव डायनेस्टी बेटा, कांचीपुरम इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और ये जो है यहाँ पे चालुक्य ऐहोल करके इनकी राजधानी हुआ करती थी, आपस में लड़ते रहते थे। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।